जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक संस्थान के बारे में। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर साल यूजीसी नेट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मेन प्रयास यही होगा कि ये जितने भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उनको हम लोग शॉर्ट में समझ सकें, शॉर्ट में उसे कवर कर सकें, ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले उसको अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में काफी अच्छे से इस यूनिट को अटेम्प्ट कर पाए। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, जो कि 1946 में गठित किया गया था। इसने एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसमें वायसराय इसका अध्यक्षता करते हैं और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। तो ये एक स्ट्रक्चर था जिसने हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की थी। इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और इसमें ब्रिटिश भारत से 296 और देसी रियासतों से 93 सदस्य शामिल थे। इसकी जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें हम पहला अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, जो कि आज भी ये व्यवस्था मौजूद है। क्योंकि जब भी आपकी एक सरकार चुनी जाती है और जब तक आपका एक अस्थायी लोकसभा का स्पीकर नहीं चुना जाता, तब तक लोकसभा के जो भी वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हें एक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुन लिया जाता है। और यही काम हुआ था संविधान सभा में भी, क्योंकि जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक थे। इसके दो दिन के बाद ये जो आपकी पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को आपके अस्थायी सदस्य को चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष को, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के नाम सामने एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं संविधान सभा के दौरान। और अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 29 अगस्त को एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था प्रारूप समिति। और इसका नेतृत्व किया था भीमराव अंबेडकर ने। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के प्रारूप का जो पूरा जिम्मा है उसको उन्होंने उठाया था, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की, तो उनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा में जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग थे उनकी संख्या मात्र 23 और महिला सदस्यों की संख्या मात्र 9 थी। इसके अलावा जो संविधान सभा है उसके प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक डिस्कशन होता है। फरवरी 1948 में ये बेसिकली पहली बार लोगों के सामने एक उसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है, जो कि 26 नवंबर को अप्रूव होता है, जिस पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए। और इसके बाद जो आपके जितने भी संविधान तो बन गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए इस दिन हम भारत में गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। लेकिन जो आपके संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी तो आपके 26 जनवरी 1950 को हुए, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके प्रावधान थे, जैसे आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान हो गया, निर्वाचन संबंधी हो गया, या अंतरिम संसद का गठन हो गया, ये सभी आपके 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो चुके थे। इनके अलावा जो बाकी के जो आपके अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी से लागू होते हैं। और जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हम एक गणतंत्र बन गए और गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। संविधान की कुछ प्रमुख समितियों की अगर हम बात करें तो उसमें प्रारूप समिति अध्यक्ष का नाम आता है।
जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, जिनमें सदस्यों की संख्या थी 7। इसके अलावा एक प्रारूप समीक्षा समिति भी थी, जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और इसके सदस्यों की संख्या थी 9। और कच्चा प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे BN राव, और इसके सदस्यों की संख्या थी 4। इन तीनों में आपको प्रारूप शब्द देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर, समीक्षा के थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बेनेगल नरसिंह राव। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। आपको इन 3 समितियों के नाम और इनके अध्यक्षों के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। अगली महत्वपूर्ण समिति थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके सदस्यों की संख्या थी आपकी 15। क्रांति संविधान समिति की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम है वल्लभ भाई पटेल, और इनके सदस्यों की संख्या थी 25। सरदार पटेल ने क्रांति संविधान समिति के अलावा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष भार उन्होंने अपनाया था, और इसके सदस्यों की संख्या थी 54। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसके सदस्यों की संख्या 9 थी। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी। तो समितियों से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता है, इसको आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अब आते हैं भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे, कितनी अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी। तो जब हमारा संविधान बना तो इसके कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और कुल 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब बढ़ करके 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। देखिए, जब भी पूछा जाएगा तो आपको 395 ही बोलना है, लेकिन बहुत सारे इसमें अनुच्छेद जोड़े गए, बहुत सारे हटाए गए, तो उसमें बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। उनको मिला करके अगर आप कहेंगे तो 465 है, लेकिन मूल रूप से उनकी संख्या आज भी 395 ही मेंटेन करके रखी गई है, और भाग भी आपके 22 ही मेंटेन करके रखे गए हैं। ये 22 भाग हैं, लेकिन बहुत सारे उप भाग मिला करके हमें ये कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से जो भारतीय संविधान है, ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान बन गया या माना जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों की, तो बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरे में सैलरी के बारे में बताया गया है। तीसरे में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए जो सीटों का आवंटन किया गया है, उसकी बात की गई है। पांचवे में एस जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके बारे में इसे बताया गया है। इसको याद कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहले में क्या किया गया है, पहले में बताया गया कि कितने राज्य होंगे, तो पहले देश की बात होती है, इसमें देश की बात हुई। फिर दूसरे में बात है कि जब आपने एक सरकार बना लिया तो आपको लोगों को सैलरी भी देना होगा, तो ये आपका दूसरा अनुसूची हो गया। और जब लोगों को आप सैलरी दे रहे हो तो उनके पास बहुत सारे आपके सीक्रेट्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, तो इसलिए उन्हें गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। तो ये हो गया आपका तीसरी अनुसूची। चौथी में बात की गई कि जो राज्य हैं वो अपना प्रतिनिधित्व कहाँ से करेंगे। लोकसभा में तो लोगों ने उन्हें चुना, लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपका राज्यसभा करती है। तो ये आपका चौथी अनुसूची में आ गए। पांचवी में बात की गई कि नहीं, कुछ शेड्यूल्ड एरियाज भी होने चाहिए जहाँ के लिए स्पेशल प्रावधान होने चाहिए, ये आपका पांचवी अनुसूची में आती है। और छठी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण राज्य जिनका नाम है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको याद कर लीजिए। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ANMT। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, और नाम आ जाएगा आपका मणिपुर का। तो अगर आपको ये याद है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की गई, उसमें आप आसानी से जो अगला आपका ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सातवीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियों की बात की गई है, जिनका नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन तीनों में कितने कितने विषय शामिल है अभी लेटेस्ट में। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है, तो आपको 22 भाषाओं को याद नहीं करना है, बल्कि आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिसेंट में भाषाएं जुड़ी हैं उनको याद रखना है। इसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, इसमें 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया, MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा सफिशियंट होगा। 9वीं अनुसूची में भू सुधार और अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी जो आपके प्रावधान है उनको शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें कुल आपके 29 विषय शामिल थे। और 12वें में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो आपके शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे आपका नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, उनको शामिल किया गया। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18। तो भारतीय संविधान है ये, इसमें बहुत सारे संविधानों से जो उनकी अच्छाइयां हैं उनको भी हम लोगों ने शामिल किया है, जिसमें कुछ प्रमुख जो आपके 10 संविधान है उनसे हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को एडॉप्ट किया है। तो सबसे पहला नाम आता है अमेरिकी संविधान का, जहां से हमने प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति और संशोधन संबंधी प्रणालियों को हमने क्या किया है, उन्हें हमने एडॉप्ट किया है। इसके अलावा इसको आपको ये हटा देना है, संशोधन संबंधी प्रणाली नहीं होगी। ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संशोधन संबंधी प्रणाली। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया है और एकल नागरिकता संबंधी प्रावधानों को हमने इसमें एडॉप्ट किया है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया और राज्यपाल के पद को हमने वहां से एडॉप्ट किया है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघ व्यवस्था किस देश से ज्यादा मिलती जुलती है, तो ये आपके कनाडा से ज्यादा मिलती जुलती है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों को शामिल किया था। जापानी संविधान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और शब्दावलियों को अपनाया है। रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने अपनाया है। फ्रांसीसी संविधान से हमने गणतंत्र को, जो आपका रिपब्लिक है, उसको हमने अडॉप्ट किया है। और आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होने चाहिए, क्या उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको अपनाया है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है अलग अलग फील्ड से, उसे हम लोगों ने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे संविधान के, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे और यूजीसी नेट एग्जाम्स में भी बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1215 से माना जाता है कि जो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है, वहीं से मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो शुरू हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई वो 1791 में, जो आपका अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है, उसमें शामिल किया गया पहली बार फंडामेंटल राइट्स को। और इसीलिए हम लोगों ने अमेरिका से इसे अपने संविधान में इसे क्या किया है, शामिल किया है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें भी उन्होंने इन अधिकारों की मांग की थी। और बाद में सरदार पटेल के नेतृत्व में हमने एक समिति का गठन किया था, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिनका नाम था मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर परामर्श समिति। और उसी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इन 6 मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल करेंगे। जब हमने अपना संविधान बनाया था तो उस समय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन जो आपका 44वां संविधान संशोधन था 1979, उसके द्वारा जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, जो आपका आर्टिकल 31 और 19A में था, उसे हटा दिया गया और वहां से ये संविधान के आर्टिकल 300A में इसे शिफ्ट किया गया। और अब ये कानूनी अधिकार के तौर पर ही केवल रह गया है, ना कि एक मौलिक अधिकार के रूप में इसे हम मानते हैं। तो ये आपके कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार हैं, जैसे आपका समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, जिसमें विधि के समक्ष समता है। आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता कान, उपाधियों कान, ये सभी अलग अलग अधिकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार में आपके आर्टिकल 19 में 7 तरीके के स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि इसे यहाँ से हटा दिया गया था। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। इसमें बात की गई है कि जो आप स्वच्छ वायु लेते हैं वो भी आपको, आपका क्या है, मौलिक अधिकार है।
इस तरीके से इसमें बहुत सारी जो आपकी जीने का जो स्टैंडर्ड है या जो सारी चीजें हैं वो काफी डिटेल में इसमें डिस्कस की गई हैं। आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा और ये उन बच्चों का क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध निरोध में क्या किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 23 में जो आपका अ, बलपूर्वक जो बलपूर्वक जो आपका मजदूरी करवाई जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आर्टिकल 24 में जो आपका बाल मजदूरी है उस पर रोक लगाई गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे देश में दिया गया है। इसमें आपके आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। इसके अलावा आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध है उसमें भी सभी को स्वतंत्रता दी गई है और सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं कर सकता है, न तो प्रोत्साहित करेगा और ना ही हतोत्साहित करेगा। और आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य को पूर्णतया अंशतः किसी भी प्रकार से धर्म द्वारा शिक्षा देना क्या है, वर्जित है। लेकिन किसी आप एक धार्मिक ट्रस्ट के नाम पर आप इस तरीके की शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है उनके हितों की संरक्षण की बात की गई है। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है कि वे अपने हितों के लिए अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और अपने प्रशासन को भी अपने हिसाब से वो वहां पर लागू कर सकते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट मौलिक अधिकार जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कह करके संबोधित किया है। इसमें आपके ये 5 अलग अलग रिट्स हैं जिनका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इन 5 के बारे में आपको आपने कितनी तैयारी की है आपको कमेंट करके बताना है कि इन पांचों का मतलब क्या है। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है, मैंडामस शब्द का क्या मतलब है, प्रोहिबिशन का क्या मतलब है, सेटियोरिटी का क्या मतलब है, क्यू वारंटो का क्या मतलब है, ये आपको कमेंट करना है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार इसको रिवाइज किया होगा तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको ये सारी चीजें कितनी अच्छे से याद है। अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण केसेस पर जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये सभी जो संशोधन है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संबंधी केस जो कि 1967 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपका सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, संसद मूल अधिकारों में जो संशोधन है उसको नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बाद में फिर 24वां संशोधन संविधान संशोधन 1971 में आता है। और सरकार ने क्या किया, उसने इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो निर्णय था उसे उसने पलट दिया और उसने कहा कि अनुच्छेद 13 और 368 में यह संशोधन किया गया और निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 368 के तहत सरकार या फिर संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसी के 2 साल के बाद आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक केस आता है जो आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे। इसमें कहा गया कि इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई कि जो आपका मूल अधिकारों में संशोधन है वो कौन कर सकता है, वो राज्य आसानी से कर सकता है। इसके बाद फिर 42वां संशोधन आता है आपका 1976 में, जिसमें आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और ये व्यवस्था की गई इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का केस आता है और उसके निर्णय के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका अधिकार किसको है, उसकी सुरक्षा का अधिकार न्यायालय को है। और न्यायालय बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। और इस आधार पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन है उसे
क्या किया गया, उसे निरस्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी संशोधन को न्यायालय उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकता है कि जो संशोधन हुआ है वो सही है या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने इस जो प्रावधान थे उनको निरस्त कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक आपका है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, इसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, लेकिन इसका जो व्याख्या है उसका काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं प्रदान करता रहता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपल सा है कि उसके बारे में कोई भी एक विशद व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण भाग की, जिसका नाम है नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इनके बारे में बात किया गया है, जिन्हें हम शॉर्ट में टीपीएसपी भी कहते हैं। और इनकी प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो देखिए 38 से 51 तक ये आपके सामने अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हें स्किप करते हैं। तो स्किप नहीं करना है, आपको एक से दो बार इन्हें केवल याद करना है। तो आर्टिकल 38 में बात की गई है एक लोक कल्याणकारी राज्य की, एक वेलफेयर स्टेट की। आर्टिकल 39A में बात की गई है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की, कि अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो आप फ्री में उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की बात भी इसमें की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच में मेन अंतर यही है कि मौलिक अधिकारों का अगर पालन नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये बेसिकली सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इनको पालन करना चाहते हैं या फिर नहीं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 39B में सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, उसकी बात की गई है। और 39C में धन के समान वितरण की बात की गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, और इसी से प्रेरणा लेकर के आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात की गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की बात की गई है। 44 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी बहुत ज्यादा आपका न्यूज में भी था, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारों ने बात किया है कि हम अपने राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक कॉमन सिविल कोड का जो प्रावधान है उसको लाएंगे, और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की भी बात इसमें की गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है, जिसे अभी हमने पढ़ा था कि इसे 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है, 2002 के जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत। तो वो भी कहाँ से लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांतों से। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 48 में पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है उसके संबंध में बात की गई है कि पृथक्करण के द्वारा ही जो हमारा लोगों की जो स्वतंत्रता है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंध में बातें की गई हैं। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया, और इसे हमने रूस के संविधान से, जो कि उस समय यूएसएसआर था, उससे हमने अडॉप्ट किया था। इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है, और इसकी जो संख्या है वो है 11, और जो आपका 11वां है वही सबसे लेटेस्ट है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। अब हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका संसद है, जो आपकी सरकार है, सरकार की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम लोग बात करें तो इसके दो है। एक आपका व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम सभी जानते हैं कि ये तीन भागों में हम लोग अपनी जो सरकारी व्यवस्था है उसको हम लोग बांटते हैं। किसमें? लोकतंत्र के अंतर्गत। क्योंकि जब आपका राष्ट्रशाही था, जब आपका राजतंत्र था, तो ये तीनों जो शक्तियां हैं ये एक पर्सन के अंतर्गत निर्धारित होती थी, जिसको हम राजा या शासक कह सकते हैं। लेकिन अब क्या किया गया, इसे हमने तीन अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आता है। व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना और न्यायपालिका का काम है कि उसको किस तरीके से, जिन भी लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उनको किस तरीके से हम पनिश कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो संघीय कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें, इसमें बात किया गया है प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, जिसे हम रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 25 जुलाई 2022 को भारत की सबसे लेटेस्ट प्रधानमंत्री बनती हैं। और ये कितने नंबर की हैं? ये आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या बातें की गई हैं या किस अनुच्छेद के तहत जो आपका राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उससे सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सम्मिलित होते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 74 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? ये विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर ही आपका मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो मंत्रिपरिषद का ही एक बहुत ही छोटा स्वरूप है आपका मंत्रिमंडल, लेकिन इसका महत्व मंत्रिपरिषद की तुलना में काफी ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री योजना, जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्रियों में अभी तक का सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने में सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका नाम है शॉर्ट में वीपी सिंह। इसके अलावा सबसे छोटा कार्यकाल आपका अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, मात्र 13 दिन का। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर बने रहते हैं। अगर हम संसद की बात करें तो संसद के आखिर तीन भाग होते हैं: संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के इसका निर्माण होता है। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या मात्र 245 है, जिसमें जो आपके 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, जो कि कभी भी भंग नहीं होती।
जो कि कभी भंग नहीं होती। इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन हर साल कुछ सदस्य इसके क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। इसके अलावा जो इसका अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, उसे ही हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। राज्यसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और जो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं वो यूपी में है। इनकी संख्या कितनी है, 31 है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्य 552 है, और राष्ट्रपति इसमें आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। जो हमारी वर्तमान लोकसभा है वो कौन सी टर्म की है, वो आपकी 17वीं लोकसभा है। इसका जो अधिकतम कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 साल का होता है, और जो आपकी लोकसभा की बैठकें हैं उनके बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका धन विधेयक होता है, जो आपका मनी बिल होता है, तो उसके संबंध में जो आपकी लोकसभा का निर्णय है वो अंतिम होता है। जो आपके पहले लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर, और जो उपाध्यक्ष थे प्रथम, उनका नाम था श्री अनंत शयनम। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र आपका लद्दाख का है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 के तहत किया गया। ये दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो टोटल हो गया आपके 34। इसके जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इनका जो रिटायरमेंट का एज है वो है 65 साल। इसके दो प्रमुख क्षेत्राधिकार हैं, एक है प्रारंभिक, एक है अपीली। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय उसी विवाद या निर्णय को स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। तो कोई एक ऐसा केस है जिसमें बात की गई है कि ये लोग क्या संविधान की जो व्याख्या है या संविधान की जो लिमिट है कहीं उसको तो क्रॉस नहीं कर रहा है, या बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं वायलेट कर रहा है, तब वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल होगा। और अपीली क्षेत्राधिकार की बात तब आएगी जिसमें आपके 3 मुद्दे शामिल होते हैं। पहला है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, और तीसरा है आपका फौजदारी। तो जो आपके नॉर्मल क्षेत्र हैं वो अपीली क्षेत्राधिकार है, जहां पर आप डायरेक्ट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया, जहां पर आप सबसे पहला जो आपका कोई भी विवाद होगा वो आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। और अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि जहां पर आप अपील करने का जो काम है वो सबसे पहले आप सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं। इसमें आपका संवैधानिक प्रकरण हो गया, दीवानी हो गया, और फौजदारी संबंधी मामले हो गए। तीसरा है ये परामर्शदाता का भी काम करता है। ये एडवाइस भी देता है किसे, राष्ट्रपति को, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 143 के अंतर्गत। इसके अलावा ये अपने जितने भी उसने मामले किए हैं, जो भी उसने जजमेंट किया है उस पर ये पुनर्विचार भी करता है, तो ये भी उसका क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा ये अभिलेख न्यायालय का भी काम करता है, रिकॉर्ड का भी काम करता है, कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है वो बाद के जजमेंट में एज ए रिकॉर्ड, एज ए प्रूफ उसको शामिल किया जा सकता है अपने आर्ग्यूमेंट्स में। इसके अलावा इसे मौलिक अधिकारों का रक्षक भी माना जाता है। अगर हम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, और ये हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो टोटल 25 उच्च न्यायालय शामिल हैं अभी में आपके भारत राज्य में, और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, ये देश का सबसे लेटेस्ट और 25वां उच्च न्यायालय है। इसके अलावा जो आपके 3 प्रमुख आपके राज्य हैं, जैसे गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, और नागालैंड हो गया, इनका अपना कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। इनके जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 साल से लेकर बढ़ा करके 65 साल कर दी गई है। तो अब हमें ये अलग अलग याद नहीं रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 में और हाई कोर्ट के जज 62 साल में रिटायर होते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही 65 साल की एज में क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अब आते हैं लोक अदालतों पर। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालतों के प्रावधान की बात की गई थी। और ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, उन्हें इस अदालत में लेकर के जाया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि लोक अदालतों ने जो भी निर्णय दे दिया
उसके विरुद्ध वापस से अपील नहीं की जा सकती है और उन्हें आपको मानना आपके ऊपर बाध्यकारी होगा। भारतीय संविधान के जो कुछ प्रमुख नवीनतम संशोधन है, अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लगभग 105 संशोधन आज तक हो चुके हैं। सभी याद करना तो आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए लेटेस्ट जरूर पता होने चाहिए। तो सबसे लेटेस्ट आपका है 105वां संविधान संशोधन, जिसमें बात किया गया है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से, जो आपकी राज्य सरकारें हैं, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए एक जो लिस्ट होती है, उसको प्रिपेयर करने की जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट से ले ली गई थी, उसे वापस से रिस्टोर किया गया है। और ये आपका 105वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है 2021 में। 104वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका SC ST का रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसे वापस से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये 2020 में आपका पास हुआ था। 103वां जो आपका संविधान संशोधन है, इसमें EWS के 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी 2019 में। 102 के अंतर्गत OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 101वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका GST है, उसे पास किया गया था। और 100वां जो आपका संविधान संशोधन है, उसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संविधान, एक संधि, एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका नाम है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि 2015 में साइन हुई थी। तो ये जो आपके 6 संविधान संशोधन है, ये बहुत ही लेटेस्ट है। आपको इनको जरूर से याद रखना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेटेस्ट है और काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपकी लिस्ट है कुछ प्रमुख आर्टिकल्स की, क्योंकि 395 तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इनको एक बार देख के जरूर जा सकते हैं। अगर आपने इनको एक से दो बार पढ़ लिया, तो जब आपके ऑप्शंस आते हैं, तो आप आसानी से उनको एलिमिनेट कर पाते हैं लास्ट मोमेंट पर। इसको आपको जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपके कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, जिससे आपका आकस्मिकता निधि हो गया, आर्टिकल 280 का वित्त आयोग हो गया, 300 का संपत्ति का अधिकार, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपका UPSC हो गया, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, जिसके संबंध में इस बार UPSC में भी एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा 352 का क्योंकि PCS में आया था, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 352 में आपात घोषणा, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ये प्रमुख प्रमुख जो अनुच्छेद हैं, ये आपको प्रिपेयर होने चाहिए और ये आपके कुल 22 भाग हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चंस आप हर साल देखोगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मिलते हैं इसी नेट एग्जाम में। तो इनको आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? या तो आप अभी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप सर्च करेंगे PI पॉलिटिकल, तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और वहां से आप इन सारी चीजों को रिवीजन के तौर पर शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट है, इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज करिए, रिवीजन करिए, आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफी अच्छे से इस एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए काफी ज्यादा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।